नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जियो वॉल्कनो पर। और मैं हूं लोकेश प्रजापति। साथियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 से 12 तक के राजस्थान अध्ययन की सीरीज, जिसमें हमने कक्षा 6 के राजस्थान अध्ययन की किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर 4, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। तो साथियों, हमने पढ़ा कि राजस्थान में किस किस जगह पर कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं मिली हैं और उन्हें हमने ट्रिक से भी याद किया। कि अब कुछ सभ्यताओं के बारे में हमें वर्णन करना है जो कि हमारी किताब में दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, आहड़ सभ्यता उदयपुर और बालाथल सभ्यता भी उदयपुर। हमने सभी को ट्रिक्स के माध्यम से याद किया था। अब हम एक एक चीज को थोड़ा सा विस्तार वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हमने याद की थी हनुमानगढ़ में है। तो अमलानंद घोष परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन किसने किया, तो वो थे अपने अमलानंद घोष। ठीक है, तो साथ ही इसको ढंग से याद करना, अमलानंद घोष। स्थिति कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ जिला, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हमें याद करना है घग्गर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ जिला। उत्खनन करता कौन थे? अमलानंद घोष। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापड़ ने उत्खनन को आगे बढ़ाया। खुदाई में जो हुए हैं उसमें जो उत्खनन हुआ उसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का नगर हमें मिला है। यानी कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी उस काल के नगर हमें कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं, जो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी ईंटों का प्रयोग होता था। और इस सभ्यता में जो नगर मिले हैं उनमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकान 4-5 बड़े व कुछ छोटे कमरे, लकड़ी व ईंट की नालियां, चबूतरे जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं। देखिए, 4-5 कुछ बड़े कमरे, छोटे कमरे और साथ में लकड़ी व ईंट की नालियां, जो कि बस्तियों गंदा पानी आता था उनको निकालने के लिए लकड़ी की या ईंट की नालियां थी। और चबूतरे भी बने हुए थे जिन पर बड़े बड़े अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी थी, जो कि दिखाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई धार्मिक कार्य भी किया जाता था। दुर्ग के कुछ अवशेष मिले हैं, जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी कि उस काल में जो लोग थे वो खेती करना जानते थे, इसलिए वहां पर जुताई के साक्ष्य भी मिले हैं। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांच से दर्पण, हाथी दांत का बना कंगा, मर्द भांड, कांच की मणियां, खिलौने आदि भी प्राप्त हुए हैं। नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने की वजह से यह बस्ती कालांतर में उजड़ गई, विलुप्त हो गई। तो यह है हमारी कौन सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। अब हम बात करते हैं आघाटपुर सभ्यता या आहड़ सभ्यता। दोनों ही नाम से प्रश्न आ सकता है कि आघाटपुर और आहड़ दोनों ही एक ही सभ्यता है। आघाटपुर या आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर के पूर्व में आहड़ नदी के इसी आहड़ नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इस सभ्यता का नाम आहड़ है। आहड़ नदी के किनारे पर 2 टीलों पर स्थित है ये सभ्यता, जिन्हें वहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं? धूलकोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धूलकोट किससे संबंधित है? आहड़ सभ्यता से। तो आहड़ सभ्यता जिन 2 टीलों पर स्थित है या जिन 2 टीलों पर पाई गई है उन टीलों को स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। प्राचीन नाम इसका ताम्रवती या तांबावती है। और इसका जो कारण है वो ये है कि उत्खनन में तांबे के बने हुए औजार हमें काफी मिले हैं। तो तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र यहाँ पर मिला है, एक साक्ष्य मिले हैं। तो तांबे के औजारों के निर्माण केंद्र के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को प्राचीन काल में ताम्रवती या तांबावती सभ्यता भी कहते थे। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसका नाम कुछ और था, आघाटपुर नाम था इस सभ्यता का। तो इसको ताम्रवती सभ्यता, तांबावती सभ्यता, आघाटपुर सभ्यता या आहड़ सभ्यता, कोई भी सभ्यता के नाम से प्रश्न आ सकता है। विशेषताओं में हम बात करते हैं, मकान पत्थर और मिट्टी के बने हुए हैं और छत है वो बांस या केलू की बनी हुई है।
बड़े कमरों में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे पार्टीशन पर डिवाइड किया गया है। छोटे कमरों में, बड़े कमरों में बांस की पर्दी लगाकर उसके ऊपर फिर मिट्टी का ढेर लगाकर, ताकि वो बांस दिखे नहीं, एक दीवार बन जाए। तो वहां पे उस बड़े कमरे को छोटे छोटे कमरों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, जिन्हें हम ओवर भी कहते हैं। तो छोटे कमरों में विभाजित किया गया है। 4 से 6 चूल्हे मिले हैं एक ही घर में, यानी कि ये दिखाता है कि लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। तो संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 से 6 चूल्हे एक घर में मिले हैं। उच्च कोटि के चावल हैं, भट्टीनुमा चूल्हे मिले हैं। ये भट्टीनुमा चूल्हे का जो साक्ष्य मिला है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तांबे को गलाया जाता था। तो भट्टीनुमा चूल्हा है जो कि तांबा पिघलाने में काम आता था। लाल भूरे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अलंकरण, और उस पर काफी अच्छा अलंकरण किया गया है ताकि वो बहुत उत्कृष्ट दिखाई दे। 1952 में आहट सभ्यता में और उत्खनन हुआ, जिसमें हमें तख्तियां, दीपक, मटके, धूपदानियां, कटोरियां, कलश, खिलौने, 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। प्राकृतिक प्रकोप से ये सभ्यता है वो उजड़ गई और धीरे धीरे यहाँ के लोग उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ने लगे और फिर इन्होंने गिलुंडिया भगवानपुर स्थान बसाया। यानी कि नदी के सूखने या प्राकृतिक प्रकोप की वजह से ये लोग अपने उस स्थान को छोड़कर उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ गए और इन्होंने संभव किया गिलुंडिया भगवानपुर स्थान बसाए थे। उसके बाद हम बात करते हैं बालातल सभ्यता की। बालातल सभ्यता है वो भी उदयपुर में ही स्थित है। स्थान बालाथल, तहसील वल्लभनगर, उदयपुर। तो आहड़ भी उदयपुर में और बालाथल भी उदयपुर में ही है। इसे ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित माना गया है। यह जो सभ्यता है वो ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यता है, कौन सी, आहड़ सभ्यता, क्योंकि इसमें तांबे का पत्थरों का यूज किया गया है, इसलिए ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। इससे संबंधित ही बालाथल सभ्यता को माना गया है। यहाँ पर 11 कमरों के एक बड़े भवन मिले हैं। दुर्ग चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण मिले हैं। कर्णफूल और गले के हार की लटकन जैसे आभूषण मिले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिली है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि यहाँ के लोग खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और शिकार भी करते थे। तीनों ही काम करते थे जीविका को चलाने के लिए। तो कृषि, पशुपालन का शिकार तीनों जीविका के साधन थे। लोह काल की भी अवशेष इसमें मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बालाथल सभ्यता में लोह काल के अवशेष मिले हैं। लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। इसी से पता चलता है कि वहां पर लोहे का भी उपयोग होने लगा था। बैराट के अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैराट जो सभ्यता है जो कि जयपुर में है, बैराट के अलावा बालाथल ही एक ऐसा स्थान है जहां पर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो कौन सा राजस्थान, तो राजस्थान में कौन सी ऐसी सभ्यताएं हैं जहां पर बुने हुए वस्त्र मिले हैं? पहला है बैराट और दूसरा है बालाथल। ब से बैराट और ब से बालाथल और ब से बुना हुआ। तो बुना हुआ वस्त्र बैराट और बालाथल में मिले हैं। तो इस प्रकार से हमने तीनों सभ्यताओं के बारे में पढ़ा। कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़, बालाथल सभ्यता, उदयपुर, वल्लभनगर, और तीसरी हमने पढ़ी आहड़ सभ्यता। वो भी कहाँ पर है? आहड़ नदी के किनारे पर उदयपुर में स्थित है। इनकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता और बैराट सभ्यता और इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो साथियों, जिनको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। हमने अब तक पढ़ा कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं। और फिर हमने पढ़ा बालाथल सभ्यता, वह भी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता से ही संबंधित थी। अब हम पढ़ रहे हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता भी ताम्र पाषाण कालीन ही सभ्यता है। इस सभ्यता में तांबे का उपयोग किया गया, साथ में पत्थरों का भी उपयोग किया जाने लगा। तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, यह सभ्यता नीम का थाना सीकर में स्थित है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में तांबे का संचय करना शुरू किया गया
इसलिए इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता ताम्र संचयी संस्कृति है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान तथा गंगा घाटी क्षेत्र तक पल्लवित हुई है। इस सभ्यता में ताम्र के उपकरण बहुत अधिक मिले हैं। इसका कारण यह रहा है कि यह सभ्यता सीकर में स्थित है और इस सभ्यता के निकट ही खेतड़ी जो ताम्र भंडार है, शायद उस भंडार के निकट होने की वजह से इस सभ्यता में तांबे का बहुत अधिक उपयोग किया गया और उसको संचित भी किया गया। इसलिए इस संस्कृति को ताम्र संचय संस्कृति भी कहते हैं। ताम्र उपकरणों में छेनी, बाण, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठी आदि प्रमुख है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज फिर से एक चीज ये है कि दोहरी पेचदार शिरा वाली जो ताम्र पिन है, जो तांबे की बनी कौन सी पिन, दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिन है, वो यहाँ पर बनती थी और उसको पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। ये बहुत कम पूछेंगे, इंपॉर्टेंट ये है जो स्पेशल है कि किस प्रकार की पिनों का उपयोग कहाँ पर निर्यात करते थे या दोहरी पेचदार शिरा वाली पिन किस सभ्यता का प्रमुख लक्षण है, तो वो है अपनी गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पर मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। पहला है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन जो ज्यादा मजबूत नहीं होते थे और हड़प्पा पूर्व संस्कृति के थे और रंग क्या था, हल्के लाल रंग का। दूसरे प्रकार के जो बर्तन थे वो थे लाल चिकनी मिट्टी के बर्तन जिस पर विशेष प्रकार की चित्रकारी होती थी और ये बर्तन बहुत मजबूत होते थे। इस प्रकार के बर्तनों के जो अवशेष मिले हैं वो हैं जैसे हांडी है, प्याले हैं, तसले हैं आदि। अब तक हम जो सभ्यताएं पढ़ रहे थे वो थी ताम्र या ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं। अब हम बात करेंगे बैराट सभ्यता, लेकिन इससे पहले भी हमें लोहे के कुछ अवशेष इन सभ्यताओं में भी मिले हैं। बैराट सभ्यता एक लोहकालीन सभ्यता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सी लोहकालीन है, कौन सी ताम्र पाषाणकालीन है, तो बैराट सभ्यता लोहकालीन सभ्यता है। ये बैराट कस्बा जो जयपुर है वहां पर स्थित है और यहाँ पर जो बीजर की पहाड़ी और जो भीम डोंगरी है वो पौराणिक दृष्टि से भी और पुरातात्विक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। महाभारत काल में भी इस बैराट कस्बे का उल्लेख है जहां पर जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी कौन थी, विराटनगर, जिसे हम बैराट या विराटनगर कहते हैं। और यहाँ पर जो पांडवों ने अपने जो अज्ञातवास था उसके अंतिम क्षण यहाँ पर बिताए थे। मौर्य काल में भी यह जो केंद्र प्रमुख रहा है, कुल मिलाकर ये सभ्यता लगभग हर सभ्यताओं में प्रमुख रही है। मौर्य काल में भी यह प्रमुख केंद्र रहा है और यहाँ पर अशोक के दो शिलालेख मिले हैं, भाब्रू या बैराट शिलालेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाब्रू में भी मिला है और बैराट में भी अशोक जो मौर्य काल के थे उनके दो शिलालेख मिले हैं, भाब्रू या बैराट। और यहाँ पर बौद्ध मठ के भी अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये मौर्य काल में भी मौर्यकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर एक कमरे में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 8 मुद्राएं पंचमार्क की हैं और 28 यूनानी शासकों की थी। फिर हम बात करते हैं उत्खनन की, तो यहाँ पर स्वास्तिक, त्रिरत्न के चक्र चिन्ह युक्त अलंकृत घोड़े मिले हैं, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बने हुए वस्त्र मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न के चिन्ह युक्त अलंकृत घोड़े किस सभ्यता में मिले हैं, या नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता में मिला है, या जो कमरे में जो 36 मुद्राएं मिली हैं उनमें से कितनी पंचमार्क की थी, कितनी यूनानी शासकों की थी। तो प्रश्न कहीं से भी घुमा फिरा कर आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा गणेश सभ्यता और बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता के मैंने बता दिया ये जयपुर कस्बे में बैराट कस्बे में है, ये जयपुर जिले के बैराट कस्बे में है और ये महाभारत काल में भी मत्स्य जनपद की राजधानी रही है। मौर्य काल में भी ये प्रमुख केंद्र रहा है जहाँ पर 2 शिलालेख भी मिले हैं, भाब्रू और बैराट। साथ में बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं और कमरों में 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 8 पंचमार्क की और 28 यूनानी शासकों की थी। तो साथियों इस प्रकार से हमने जो सभ्यता वाला टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद कुछ और सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। जी हाँ साथियों, अब हम बात करते हैं अन्य सभ्यताएं, जिसमें हम फर्स्ट है बागोर और उजियाना सभ्यता। ये 2 सभ्यताएं हैं जो कि भीलवाड़ा में मिली है। सांबर और जोधपुरा जयपुर में मिली है। जोधपुरा जयपुर, ना कि जोधपुर।
सांबर और जोधपुरा जयपुर, नगर और रेड टोंक में, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, कंफ्यूजन नहीं होना है, नगर सभ्यता टोंक में है, नगरी सभ्यता चित्तौड़ में है, नूह सभ्यता भरतपुर में, भीनमाल सभ्यता जालौर में और पचमता और गिलुड़ सभ्यता राजसमंद में मिलती है। तो साथियों इस प्रकार से हमने सारी सभ्यताएं कंप्लीट कर ली हैं और ये हमारा जो पाठ है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब पाठ के लास्ट में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो आइए हम उसको भी कर लेते हैं। कि पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा किस जिले में स्थित है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें पता है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर है अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से किस सभ्यता में प्राप्त हुआ है। तो अशोक का भाब्रू शिलालेख है वो हमें बेरार सभ्यता में प्राप्त हुआ है। उसके बाद आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी। तो हमने पढ़ा था आघाटपुर जो नाम था इसका पुराना नाम था, जब 10वीं 11वीं शताब्दी में इसको इसी नाम से जाना जाता था। बाकी फिर जो प्रश्न है कि सीकर जिले में नीम का थानागढ़ तहसील में रिक्त स्थान एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सीकर जिले के नीम का थाना से किस संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो साथियों इस प्रकार से पाठ के पीछे कुछ रिक्त स्थान और बहुत चुनौती प्रश्न दिए हुए थे, तो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नए चैप्टर 5 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।